हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, आपको बताना ये है कि भारत की जो, जैसा मैं बताता रहा हूँ आपको, 8% ग्रोथ रेट इस क्वार्टर की, पिछले क्वार्टर की रही है और ये ग्रोथ रेट मेंटेन करनी है 2047 तक। 2047 में हमने टारगेट रखा है कि भारत को हमने डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बना देना है। ठीक है ना? तो अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलप्ड, तो ये टारगेट है। और इसी के दौरान ये खबर आ जाती है कि 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ने इन्वेस्ट करने का ऐलान किया है इंडिया में। विद इन 24 आवर्स ऑफ ईच अदर ये ऐलान हो जाता है। और इसमें जो है वो अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जो है मोर देन 50 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं 2030 तक। ये इंक्रीमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होगी। गूगल जो है 15 बिलियन डॉलर एआई की कंपनीज जैसे चैट जीटीपी, गूगल वगैरह में जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। और क्या वाकई में भारत दुनिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लीडर बनने जा रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने इंतहाई महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट मेजर जनरल सुधाकर जी मौजूद है। उनको जोड़ लेते हैं। सुधाकर जी, राम राम सर। थैंक यू। राम 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 राम। क्या हो रहा है ये? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ ईच अदर सबने ऐलान शुरू कर दिए। 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आ रही है। जी, सबसे पहले नमस्कार डॉक्टर मिर्जा साहब। और माफ़ी चाहता हूँ आपके चैनल में मैं आ नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ पर्सनल कमिटमेंट्स एंड कंपल्शन। आई नो। बट मैं सुनते रहता हूँ आपके जो भी लिंक आप भेजते रहते हैं, मैं सुनते रहता हूँ। ये काफ़ी सराहनीय और वेरी कॉम्पिटिटिव अपडेट्स आप देते रहते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको और आपके व्यूअर्स को। और जहाँ तक आपकी सवाल है, हमारे व्यूअर्स के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में अभी ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो इन्फ्लुएंस और क्लाउड था और जो वजन, वेटेज, ये नहीं रहा है। आप यूरोप के कोई भी कंट्री लीजिए, जर्मनी लीजिए, आप यूके, आप फ्रांस के लीजिए, कोई भी कंट्री का लीजिए, वो सबका, जर्मनी का तो माइनस चल रहा है उसका जीडीपी। ठीक है ना? वो यूके, बाकी जो कंट्रीज है वो उसका तो वो ना कि बराबर हो रहा है रेट ऑफ ग्रोथ। आप जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, रशिया, उसका है 4.1% रेट ऑफ ग्रोथ और बाकी जो है माइनस में चल जा रहे हैं। तो मैं ये ये चाह रहा हूं कि जो चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सही नहीं है। सही क्या है? वो है चमकता हुआ जो रोशनी विश्व में एक ही जगह दिख रहा है। हाँ हाँ। लोग क्या? समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो जगह है हिंदुस्तान। बेशक। और हिंदुस्तान का ये चमकता हुआ जो सितारा है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत इसलिए है क्योंकि डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ चीजें बता दिए हैं। मैं सिर्फ सबका ध्यान एक एक केंद्र बिंदु पे लाना चाहता हूँ। जी जी। जीसीसी क्या होता है? जीसीसी होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। आज के दिन में हिंदुस्तान के अंदर पूरा विश्व में सबसे ज्यादा, मेरे स्टडी के मुताबिक सबसे ज्यादा जीसीसी है। 1600 से ज्यादा। एक्चुअली मैं जब डॉट्स ज्वाइन कर रहा था वो कोई 1800 दिखा रहा है, 1700। मैं बॉटम लाइन ले रहा हूँ 1600 जीसीसी। ना, जीसीसी का काम क्या है? जीसीसी ऐसा है, ग्लोबल, उसका पूरा नाम है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और ये सिंपल सपोर्ट फंक्शन से उभर के ये स्ट्रेटेजिक इनोवेशन हब्स बना रहे हैं। They are driving global enterprise transformation, leveraging India's talents in artificial intelligence, analytics, research and development, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज जब मैं कहता हूं, शायद मेरे तरफ से ये, इट विल बी अ डिससर्विस इफ आई डोंट टेल यू
आज के दिन में विश्व में अगर कोई फोर्स मल्टीप्लायर और ऐसा टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में पूरा हमारा वे ऑफ लाइफ को बदलने लायक पोटेंशियल रखता है, वो है, उसको बोलते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में खूब सारे टेक्नोलॉजी होते हैं, लेकिन पांच मेन चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जी जी। 5 से अगर याद आ जाता है, 5 से भी ज्यादा बताऊंगा, है 35-36 के करीब, बट 5 मेन चीजें हैं जिसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज के दिन में कितना है, 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर का वैल्यू आज के दिन में। ओ माय। 2030 तक ये 16 ट्रिलियन से जंप करके ये बन जाएगा 220 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2030 तक। ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या? सबसे पहला चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है आपका ऑटोनोमस सपोर्ट सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये ड्रोन्स वगैरह होते हैं, उसमें ड्रोन सेमी ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस होता है, मैनुअल होता है, ठीक है नहीं। सो ये ऑटोनोमस, आजकल कार है टेस्ला, टेस्ला इज ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म। लेकिन टेस्ला में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका गियर लगा दें और स्टीयरिंग ना हो और ड्राइवर दिखा ना जाए उसका, और स्पीडोमीटर आपको स्पीड नहीं बता रहा हो, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हो, बैटरी चार्ज है कि नहीं, ये सारे चीजें सबको कॉमन ये में ला के एक प्लेटफॉर्म में लाता है। And to put everything into common platform is called as autonomous platform, controlled by somebody, some human. ये किस किस्म की एआई आता है बाद में बताऊंगा। तो ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म के बाद आपका आ जाता है एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज आज के दिन में, चाहे आप माने या ना माने, आपको सूट कर रहा हो ना कर रहा हो, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो ना हो, लिथियम, हिंदुस्तान में लिथियम बैटरी, लिथियम बहुत डिस्कवर हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये नहीं है कि हिंदुस्तान विल बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम। चाइना इज अ कंट्री विच हैज गॉट अ डोमिनेंस ऑफ 60% ऑफ प्रोसेसिंग, 60% ऑफ प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ प्रोसेसिंग। इसका मीनिंग यह है कि कोई भी रेयर अर्थ एलिमेंट या क्रिटिकल मिनरल होता है, उसको 4 अलग अलग किस्म या अलग अलग हिस्से में उसको हम हार्नेस करते हैं। वो क्या क्या होता है? सबसे पहले उसका सर्वे को आप हटा दीजिए। सबसे पहले माइनिंग, माइनिंग के बाद ये रेयर अर्थ रेयर नहीं है, ये काफी प्रचुर परिमाण में मिलता है, लेकिन उसका जो पेनस्टेकिंग एफर्ट होता है एक्सट्रैक्ट करने में, इसलिए उसको रेयर बोला जाता है। सो सबसे पहले माइनिंग, माइनिंग के बाद एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के बाद आपका प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद आपका प्रोडक्शन। ये जो 4 अलग अलग स्टेज हैं, इनको आप बांट सकते हैं। स्पेक्ट्रम अगर बनाएंगे, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। ये तीनों स्ट्रीम में चाइना आज के दिन में डोमिनेट कर रहा है। कोई कोई जगह आपका 97% बोलेगा, कोई बोलेगा 90% से ज्यादा है, कोई कहेगा आपको 60%, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग चाइना का हर चीज में डोमिनेंस इसके ऊपर है। क्योंकि 1990s में जब हम लगे हुए थे लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तब चाइना देख रहा था लिथियम कहाँ मिलेगा, कोबाल्ट कहाँ मिलेगा, कॉपर कहाँ मिलेगा। कॉपर के बिना आपका कार नहीं चल सकती, आपका डिश वॉशर नहीं काम करेगा, आपका जो माइक्रोवेव काम नहीं करेगा, ठीक है नहीं। सो इसी तरह एक चंद एक क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एक है उसका नाम है एंटोनिम। एंटोनिम ऐसा एक क्रिटिकल मिनरल है जिसके बिना आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हो, मिसाइल नहीं बना सकते हैं, 5G 6G की बात नहीं कर सकते हो, इंटरनेट नहीं हो सकता है आपका, आपका फ्लेयर्स, इंफ्रारेड फ्लेयर्स आप नहीं, सेंसर्स नहीं कर सकते हो, फ्लेयर्स नहीं बना सकते हैं, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना सकते हो, आपका जो वर्जिन क्लास सबमरीन है वो नहीं बन सकता है। तो ये चीजें, जैसे कि मान लो चंद एक क्रिटिकल मिनरल है जिसके बिना आपका टेस्ला चल नहीं सकती है, F-35 आपका फ्लाई नहीं कर सकता है। इस तो ये किस्म जो की इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, इतनी एआई की इन्वेस्टमेंट है, इसकी क्या वजह है? ये क्यों कर रहे हैं? ये चाइना में क्यों हाँ, नहीं कर रहे? ये हमारे इधर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। 2 और चीजें मैं बताना चाहता हूं जी यहाँ। जी अभी बताएं। तक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सपोर्ट सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज बताया आपको, जी हाँ। और चौथा चीज पे आपको बताना चाहता हूं ब्लॉकचेन।
ब्लॉकचेन, सिविल सर्विसेज, ये जैसे क्रिप्टो करेंसी, किसके माध्यम से बनता है? ये ब्लॉकचेन के माध्यम से बनता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, हमारे व्यूअर्स का समझना है, उसको बोलते हैं जेनोमिक्स, लेकिन आजकल नया टर्मिनोलॉजी शुरू हो नया नहीं है, पुराना है ये। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज कॉल्ड मेमोइक्स। मेमोइक्स, MEMOICS। आप डॉक्टर हैं, आप समझ आएंगे मेमोइक क्या। इट इज टॉकिंग अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, इट इज टॉकिंग अबाउट लाइफ साइंस, इट इज टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल। How do you extend your life, human life? How do you prevent becoming a patient of pandemic? You anticipate. So ये तो 5 पहलू आपको बताया। इन्हीं के ऊपर ये जो बताया ना, $19 ट्रिलियन इसका पोटेंशियल है टू बिकम 222 ट्रिलियन बाय 2030। और जो देश इन चीजों के ऊपर फोकस करेगा उसको कोई रोक ही नहीं सकता है टू बिकम अ ग्लोब, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू बी लाइक डेटा, it is not going to be oil, it is going to be the molecule, your oxygen, without which human being cannot survive in times ahead. Technology is the center of gravity of 21st century, that is to be understood. अभी आ जाइए, आप जो सवाल पूछ रहे थे, हिंदुस्तान में क्यों? हिंदुस्तान में इसीलिए, सबसे पहला चीज आप समझने की कोशिश करिए, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। ये भारत एक ऐसा देश है पूरा विश्व में जिसका जो मैसिव उसको बोलते हैं, ज्योग्राफिक मैसिव, ये ओशन की तरफ प्रोजेक्ट करता है। बाय हाउ मेनी? 3200 किलोमीटर्स। दोनों तरफ आपके, एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, और तीसरी तरफ आपका इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का क्या है उसका डेफिनेशन? इंडियन ओशन इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टिल द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन सिंपलिस्टिक टर्म्स फॉर आवर व्यूअर्स एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप केप ऑफ गुड होप से लेके सदर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक आप लेते हैं, इसका डिस्टेंस करीब करीब आप मान के चलिए 7600 किलोमीटर होता है, कम से कम। ज्यादा होगा, कम नहीं। और उसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंड क्या है? फ्रॉम एंटार्क्टिका नीचे से लेके, उसका टिप से लेके बे ऑफ बंगाल का सबसे नॉर्दर्न टिप है, ये 10,600 किलोमीटर का टिप है। ये है उसका साइज। लुक एट द साइज ऑफ इंडियन ओशन, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। तो मैं इसलिए ये हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन में ये इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक राइवलरी बोलते थे, लेकिन आज के दिन में ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी नहीं है, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मल्टीपोलैरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर आप अलग से आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पावर, सभी ने बोला प्यूटन साहब आए, वो कोई हथियार Su-57 ना डिक्लेयर किया, S-500 के बारे में कोई बातचीत नहीं, वो उसके लिए नहीं आए थे। वो आए थे मैसेज देने के लिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कि भाई यू कैनॉट आइसोलेट रशिया, यू कैनॉट क्रिएट अ डेंट ऑन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया, you cannot go by the bipolar world, it is a multipolar world, it's a polycentric world, you cannot dictate terms, we are in 21st century। ठीक है ना? चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो। आज देखो ना, आज क्या हुआ, इंडिया हैज रिलैक्स्ड वीजा प्रोसेसिंग फॉर चाइनीज प्रोफेशनल्स। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, और इकोनॉमी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो आपका जैसे फॉक्सकॉन इंडस्ट्री है, 3-4 महीने पहले तमिलनाडु में जहां पे I-17 असेंबल कर रहे थे, 300 टेक्नीशियंस एंड साइंटिस्ट, उनको रिटर्न ऑर्डर कुछ नहीं मिलता है, मुंह जवानी कुछ बोला जाता है, वो बैगेज पैक करके चाइना में वापस। भाई ये नया नया रिवाज कहां से शुरू हो गया? ये ना रिटर्न कोई ईमेल है, ना कोई व्हाट्सएप मैसेज है, मुंह जवानी हुक्म पास हुआ है, निकल के चले गया, लो आप कर लो, क्या करोगे आप? तो इसीलिए वन हैज टू अंडरस्टैंड कि आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड स्टेट क्या है। 30 ट्रिलियन ऑब्जेक्टिव हमारा हिंदुस्तान का है एक ग्लोबल पावर बनने के लिए। आज के दिन में पर कैपिटा इनकम है $2,800 अप्रोक्सीमेटली, और हम चाहते हैं कि 2047 तक ये 2,800 बढ़ के 14,000 से लेके 20,000 के बीच में पर कैपिटा PPP टर्म्स बन जाए, ताकि यूएन में जो डिसाइसिव जो डिसीजन देता है, जो ऑथराइज एजेंसी है, उनके मुताबिक पैरामीटर्स जो लेआउट कर रखे हैं, ग्लोबल पावर डिक्लेयर हो सकता है। मैं आपको आपको गलत ये फहमी में नहीं डालना चाहता हूँ। हिंदुस्तान
इससे ज्यादा अचीव करेगा। 30 ट्रिलियन नहीं, बल्कि मेरे अंदाज से 43-45 ट्रिलियन पहुंच सकता है 2047 तक। पर कैपिटा इनकम हम आसानी से 20,000 से ज्यादा अचीव कर पाएंगे। और हमारा सबसे मेन मुख्य चीज है कि चंद चीजों के ऊपर हमने गहराई पे गौर नहीं किए हैं। वो क्या है? आप मेक इन इंडिया बोल रहे हो, क्या मेक इन इंडिया, आपको पता है कि मेक इन इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए आपका जो डिपेंडेंसी है चाइना जैसे देश, उसका डिपेंडेंसी के बिना आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। जैसे एपीआई की बात करिए, क्रिटिकल मिनरल की बात करिए, आपका वो क्या वो टनल बोरिंग मशीन की बात करिए, फर्टिलाइजर की बात करिए, कोई भी चीज आप लेते हैं आज के दिन में, वही चाइना जो यूएसए 2003 में उसको पीछे छोड़ा था। आउट ऑफ 64 क्रिटिकल एलिमेंट्स, यूएसए इज टू लीड इन 61 एलिमेंट्स। आज China is leading in 57 elements. USA has been put behind with 7 elements. चाइना के पास सबसे ज्यादा ग्लोबल साइंटिस्ट है, सबसे ज्यादा ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है, सबसे ज्यादा उसके पास पीएचडी स्टेम, STEM सबसे ज्यादा है। वो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। और भी बहुत कुछ है, समय कम होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। हिंदुस्तान में क्यों आ रहे हैं? हिंदुस्तान में इसलिए आ रहे हैं, नंबर एक, the ease of doing business is improving. Why is it improving? सेंट्रल फैक्टर ऑफ इकोनॉमी, कोई भी देश तरक्की करना चाहेगा, उसका सबसे केंद्र बिंदु होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैं कोई बीजेपी का नहीं हूं, ना कांग्रेस में, एक ठीक है, देश के हित के लिए बता रहा हूं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप अगर नहीं बरकरार कर सकते हैं, नहीं अख्तियार कर सकते हैं, आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। बिल्कुल। और इसी चीज को टारगेट आपको विश्व में सारे देश पीछे पड़े रहेंगे। वो थ्यूसिडाइट ट्रैप जो है ना, कि नो सुपर पावर विल एवर अलाउ एनी राइजिंग पावर टू कम अप टू इट्स फुटिंग। यूएसए कभी हिंदुस्तान को सेकंड चाइना बनाना नहीं चाहेगा। वो कदम कदम पे वो तो हो गया ना, एक तो हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नंबर टू आप ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इकोसिस्टम है, क्या है, व्हाट डज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर? आज के दिन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 पहलुओं में, हिस्सों में बांटे हुए हैं। एक है आपका नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा आपका जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा होता है आपका सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो क्या होता है? नैरो होता है जैसे वो सिरी को बोल दिया, सिरी व्हाट इज द AQ ऑफ दिल्ली, सिरी प्ले हनुमान चालीसा। ये होता है बिलो ह्यूमन लेवल। उसके बाद जनरल वाला कैटर आता है, वो आता है आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब डिसीजन मेकिंग शुड बी एम्पावर्ड टू द आर्टिफिशियल। उसके लिए पूरा ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व में उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चाइना ने रोबो लगाना शुरू कर दिया, टैंकों के ऊपर हथियार छोड़ दिया, कोई जवान नहीं है। भाई वो सही है क्या? हो सकता है वही गन घूम के वो चाइनीज को मारेगा, उसको नहीं पता है चाइनीज कौन है, हिंदुस्तानी कौन है। These are all this, but what matters is ये जो नैरो AI है, इसके अंदर हिंदुस्तान का क्या है? What is the future? Future is सबसे पहला चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नंबर 2 आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन। आज के दिन में इवन आई वाज सरप्राइज टू सी, हमेशा मैं यही सोचते रहा हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं, सबसे ज्यादा IIT क्वालिफाइड हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, जो US, जापान, आपका यूरोप, इधर उधर भाग रहे हैं, और H1B वीजा जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ड्रामा कर रखा है, इससे बेहतर यही है, बेहतर यही कि हिंदुस्तान में रहिए, काम करिए। हाँ, काम करें, बिल्कुल। अच्छा, और क्या बचा है? ये और बचा है, तो बता दिया आपने, दूसरा भी बता दिया, सुपर और बचा है कि इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है, ये जो बता रहा हूं ना, जीसीसी 1600 जीसी, सारे विश्व में जितने जीसीसी है हिंदुस्तान में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक तो सिंपल लाइन बोल दिया, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे पहलू हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है पूरा विश्व में, आप अगर G20 कंट्रीज का ले लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, पिछले 5 साल या 10 साल ले लेते हैं, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो कंपैरेटिव रेट ऑफ ग्रोथ, इट इज स्टैंडिंग आउट लाउड एंड क्लियरली। ओह यस, ओह यस।
ठीक है नहीं। सो ये मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी गूगल में जाके चेक, लेकिन इससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें समझना पड़ेगा 1995 को ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2009 2010, ठीक है नहीं। लेकिन ब्रिक्स के जो देश हैं, इनको जब आप जोड़ते हैं 1995 को, ये करीब करीब 16% रिलेटिव टर्म्स में पीपीपी का ग्लोबल जीडीपी हुआ करता था, और 1995 में G7 का कितना था, 43.06%। वही आप अगर जीडीपी कंपेयर करते हैं 15 साल के बाद 2010, तो आप देखेंगे कि ये जो जीडीपी ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, पांच पांच कंट्रीज का मैं बता रहा हूं, 16 से 26% हो गया, और उनका 43.06 से कम होकर 36 हो गया। उसी को अगर आप कंपेयर करते हैं 2025, आई एम सेइंग ब्रिक्स के कितने पहले 5 थे, अभी वो जोड़ गए हैं, टोटल 11 है मेरे ख्याल से अभी। इनके अगर टोटल करते हैं, आप देखेंगे कोई कोई जगह आपको 46% मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे हिसाब स्टडी के मुताबिक इट इज ओवरटेकन G7 का जो था 1995 में, इट इज बिटवीन 44 to 46%, और G7 लीडिंग इकोनॉमीज का कितना है, इट हैज कम डाउन टू 26 कंपैरेटिव रिलेटिव टर्म्स। आप जीडीपी मत, क्योंकि यूएसए का है 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर, उसके साथ आप जोड़ेंगे वो 36 के करीब। रिलेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगे ग्लोबल जीडीपी, इट कम्स डाउन टू 27 to 30%। ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो टाइम है ये ग्लोबल साउथ का है, और ग्लोबल साउथ के अंदर एशिया सेंचुरी है। एशिया का सेंचुरी में देयर इज ओनली वन ब्राइट स्पॉट, चाइना का जीडीपी का रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, बोल रहे 5%, एक्चुअली मेरे हिसाब के मुताबिक 3.8%, 3.8, हाँ। 4% को भी पार नहीं कर रहा, लेकिन वो बोल रहे 5, इट्स इन्फ्लेटेड, दैट इज देयर वे ऑफ। आप क्या देख रहे हैं कि एशिया का ये सेंचुरी है, तो इज द ड्रैगन एंड द एलिफेंट गोइंग टू डांस टुगेदर? और ड्रैगन का जो वो फायर निकल रहा था वो बेली से, वो खत्म हो गया उसका। चलो, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका। आपने इंतहाई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों, आपको मैं ये कहूंगा कि अब आप ये वीडियो एक दफा फिर देखें, ताकि आपको समझ आए ये सारी चीजें अच्छी तरह से, और आप आगे इसको आर्ग्यू कर सकें। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने का। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मुद्दे के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।